हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। आज की न्यूज काफी इंटरेस्टिंग भी है और काफी चौंकाने वाली भी। इसका मेन कारण है कि ग्रीनलैंड, जो कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है और साथ ही साथ ये यूएसए और कनाडा के पश्चात उत्तर अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा स्थल खंड है। याद रखिएगा, यहां पर अर्थ की हिस्ट्री में पहली बार यह हुआ है कि ग्लेशियर के पिघलने के कारण यहां बाढ़ देखी गई है। यह अर्थ की अभी तक की सबसे विकट बाढ़ों में से एक मानी जा रही है। अब इसका बेसिकली कारण क्या है? कारण जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह बाढ़ वर्तमान में नहीं आई है। 23 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक के डेटा का जब आप अध्ययन करते हैं तो यह बाढ़ देखने के लिए मिलती है। अब साइंटिस्ट ने इसको अभी पब्लिश क्यों किया है, अर्थात जो कोपेनहेगन विश्वविद्यालय है और इसका जो नील्स बोहर संस्थान है, इसने इसको खोजा है और साथ ही साथ इसको डिक्लेयर करने में या फिर इसको प्रकाशित किए जाने में इतना विलंब क्यों हुआ, पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा कि जो भी एरिया पूरा हिमाच्छादित होता है, यानी कि बर्फ से हमेशा ये ढका रहता है, वहां पर यदि इस प्रकार की कोई आपदा आ पड़ी है तो वहां पर यह डिसाइड कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि आपदा किसके कारण आई है, अर्थात इसका कारण जलवायु परिवर्तन है, वैश्विक तापन है, या फिर ये मानव जनित कारणों के कारण आई है, या फिर ये एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। यह डिसाइड कर पाना थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है। और बेसिकली ऐसे एरिया जो कि पूर्णतः हिमाच्छादित हैं, यहां की जितनी भी इमेजेस ली जाती हैं ये उपग्रहों के द्वारा ली जाती हैं, अर्थात सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा हमें मालूम चलता है कि हां भाई, यहां पर कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है जो कि अभी तक के इतिहास में नहीं घटित हुई थी। फिर बाद में इनका अध्ययन किया जाता है कि भाई इस आपदा के घटित होने के पीछे का रीजन क्या है, और इन्हीं अध्ययनों के आधार पर इस खबर को हम तक पहुंचने में थोड़ा सा विलंब हो गया। अब जरा समझिएगा कि ग्रीनलैंड में आई फ्लड का कारण जानने से पूर्व मैं आपको बताता हूं कि ग्रीनलैंड की लोकेशन क्या है। कारण यह है कि जब भी यूपीएससी क्वेश्चन करता है तो वो डायरेक्ट उस पॉइंट से क्वेश्चन करने के अलावा, जो कि न्यूज में बहुत ज्यादा रहा है, उसके इर्द गिर्द से ज्यादा क्वेश्चन करता है। सबसे पहले यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए और यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो या फिर किसी भी प्रकार का सजेशन हो तो आपके सजेशंस, आपके डाउट यहां पर इनवाइट हैं। और साथ में यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर मुझसे कनेक्ट होकर अपने डाउट्स भी मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, किसी भी प्रकार के चार्जेस नहीं है। साथ ही साथ यदि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आप यदि 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अर्थात अभी तक मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, दैट इज वाई आप 2025 का यूपीएससी अटेम्प्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए पूरा पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर रहे होंगे। और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्टडी IQ IAS के हिंदी प्लेटफॉर्म से जुड़कर इन बैचेस का लाभ उठा सकते हैं। आपको स्टडी IQ के इन बैचेस से जुड़ने के लिए AKB लाइव कोड का यूज करना है, जो कि मेरा ही कोड है। इसमें आपको अन्य प्रकार की सुविधाएं और साथ ही साथ जो मैक्सिमम डिस्काउंट होता है वो भी मुहैया कराया जाएगा। और अन्य बैचेस में भी सेम है कि यदि आप AKB लाइव कोड का यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, परंतु 2025 और 2026 के अभ्यर्थियों के लिए और साथ में 2028 के भी अभ्यर्थियों के लिए जब आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आप अपना टारगेट बताएंगे कि भाई आप किस ईयर को फेस कर रहे हैं। तो यदि आप 2026, 27 या 28 के बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको 18 बुक्स का सेट, SIP प्रोग्राम, MRP प्रोग्राम और साथ ही साथ IGP प्रोग्राम भी अवेलेबल कराया जाएगा। यहां पर फ्री NCERT क्लासेस आपको AKB लाइव कोड का यूज करने पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं एक बार कि ग्रीनलैंड में ये जो फ्लड आई है ये एक प्रकार की ग्लेशियर जनित फ्लड है, अर्थात हिमनद के पिघलने के कारण आने वाली फ्लड है। परंतु इसको ग्लेशियर जनित फ्लड यदि कहा जाए तो यह थोड़ा सा गलत होगा। कारण यह है कि जब सैटेलाइट इमेजेस का अध्ययन किया गया तो यह मालूम चला कि यहां पर बेसिकली एक झील है और इस झील में आई बाढ़ का कारण बताया जा रहा है ग्लेशियर। जरा समझते हैं कि वर्ल्ड मैप में यदि आप देखेंगे तो ग्रीनलैंड आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। एक्चुअल वर्ल्ड मैप कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। यह है नॉर्थ अमेरिका, यहां आता है USA, ऊपर दिखाई देता है हमको कनाडा वाला सेक्शन, और इसी के बाजू में आपको दिखाई देगी हडसन की खाड़ी, और हडसन खाड़ी से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो ये है हमारा ग्रीनलैंड वाला एरिया। अब जरा समझिएगा कि इसी को और डिटेल हम करें तो ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रीनलैंड। आसपास यदि आप देखेंगे तो ऊपर साइड आपको दिखाई दे रहा है आर्कटिक महासागर,
यहां नीचे आते हैं, इसके पूर्व में जाते हैं तो आपको दिखाई देगा उत्तरी अटलांटिक महासागर वाला भाग, यानी कि आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित यह एक विशाल क्षेत्र है और इस पर अधिकार है डेनमार्क का। जरा सोचें कि वर्ल्ड में डेमोक्रेसी आ चुकी है और डेमोक्रेसी को आए बहुत ज्यादा समय भी हो गया है और इसी के कारण कई देशों को नो डाउट आजादी भी मिली, अर्थात ये इंडिपेंडेंट हुए। आज के समय में भी ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार होना थोड़ा सा हमारे लिए डाउटफुल हो जाता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि एक्चुअली ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है क्यों। यदि आप मेरी पेड क्लास के स्टूडेंट हैं तो इजीली बता पाएंगे और यदि नहीं है तो गैस कर सकते हैं भाई, हो सकता है कि आपको पता हो। जरा इसकी लोकेशन पर यदि ध्यान दें तो याद रखें कि ये जो ग्रीनलैंड है इसका सबसे बड़ा शहर और साथ में इसकी राजधानी नूक आपको दिखाई देगी। इसी के उत्तरी भाग पर एक और सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिसको नाम दिया जाता है काफे क्लबबेन द्वीप। यह एक निर्विवाद बिंदु है और निर्विवाद इस परिप्रेक्ष्य में कि एक्चुअली आज वर्ल्ड में हर चीज को लेकर कंपटीशन बहुत है। यहीं पर यह जो ग्रीनलैंड में स्थित कॉफ क्लब बेन आइलैंड है, यह एक निर्विवाद बिंदु है कि यह विश्व का सबसे उत्तरतम भाग माना जाता है। याद रखिएगा, उत्तरतम राजधानी नहीं है, उत्तरतम बिंदु माना जाता है इसको। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे, दक्षिणी भाग की, तो दक्षिणतम बिंदु कुछ और हो सकता है परंतु उत्तरतम बिंदु इसको काउंट किया जाता है। अब बेसिकली यदि देखा जाए तो एक स्पेसिफिक ईयर तक यह निर्विवाद था, आज भी इसको निर्विवाद ही कहा जाता है, परंतु वर्तमान समय में जितने भी प्रकार के विवाद उठकर हमारे सामने आ रहे हैं इसके चलते अलग अलग देश क्लेम करते हैं कि भाई कॉफ क्लब बेन आइलैंड इसका या फिर पूरे वर्ल्ड का, नदर्न हेमिस्फीयर का, उत्तरी गोलार्ध का सबसे उत्तरतम बिंदु नहीं है। इसके अलावा कई और नाम हमारे सामने आते हैं, परंतु वर्तमान में जिस बिंदु को नाम दिया जाता है वो है कॉफ क्लब बेन द्वीप। यहीं पर आप पाएंगे कि एक साइड से ये घिरा हुआ है ग्रीनलैंड से, जो कि इसकी उत्तर पूर्वी दिशा है। नीचे आते हैं आप तो यहां पर डेनमार्क स्ट्रेट है, डेनमार्क जलसंधि है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर को ग्रीनलैंड से कनेक्ट करने का कार्य करती है। यहां आपको दिखाई देती है बफिन की खाड़ी, और फिर जब आप आ जाते हैं आगे की ओर तो यहां पर बफिन की खाड़ी से और बाजू में अर्थात यह है हडसन की खाड़ी, यहां पर दिखाई देती है हडसन जलसंधि, यह है बफिन की खाड़ी वाला सेक्शन। ऊपर जाते हैं तो नारेस जल डमरू मध्य आपको देखने के लिए मिलेगा और यहां पर मैंने मेंशन कर रखा है कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है और साथ में इसका देशांतरीय विस्तार कितना है। ये सभी जानकारियां आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, दैट इज वाई मैंने कहा कि इसकी पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिएगा कि ग्रीनलैंड एक और परिप्रेक्ष्य में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई हम ये जानते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप जो कि दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद है और दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद होने के साथ साथ यहां पर विभिन्न देशों का रिसर्च स्टेशन भी आपको मौजूद दिखाई देगा, परंतु ग्रीनलैंड के संदर्भ में यह बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यदि उत्तरी ध्रुव और बेसिकली पूरे उत्तरी गोलार्ध की बात की जाए तो यहां पर आपको सबसे कम तापमान देखने के लिए मिला था 69.6 डिग्री सेल्सियस, जिसको फ़ारेनहाइट में इतना काउंट किया जाता है। और यह रिसर्च जिसने की थी, यह अध्ययन जिसने किया था, यह था एटॉमिक वेक्टर स्टेशन, अर्थात इसको शॉर्ट में कहा जाता है AWS। 22 दिसंबर 1991 की यह डेट थी। नदर्न हेमिस्फीयर की हम बात कर रहे हैं, ना कि सदर्न हेमिस्फीयर की। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो यह है ग्रीनलैंड और जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन का इसका क्या इंपैक्ट हो रहा है इस पर, इसको समझाने का मैंने प्रयास किया है कि ये जो रेड वाला एरिया है यहां पर वर्तमान में आपको जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बहुत अधिक देखने के लिए मिल रहा है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा है कि सर ये तो आपने पूरे ग्रीनलैंड में रेडिश कलर बना दिया है। बिल्कुल सही है कि भाई पहले जहां पर पूरा का पूरा ग्रीनलैंड में आपको एक प्रकार का हिमाच्छादन देखने के लिए मिलता था और ऐसी बर्फ जो कभी नहीं पिघलती थी, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन की समस्याओं के कारण यह बर्फ कंटिन्यूसली पिघल रही है और ग्रीनलैंड का कोई स्पेसिफिक भाग नहीं है जहां पर यह ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलती हुई दिख रही है, अपितु पूरे ही ग्रीनलैंड में आपको इसका प्रभाव चरम दृष्टिकोण पर देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिएगा कि ये जो ग्रीनलैंड में बाढ़ आई है, अर्थात एक झील के कारण आई बाढ़, इसमें लगभग 3000 अरब लीटर, जो कि बहुत बड़ा डेटा होता है, इतना पानी बहकर निकल गया। और यदि इसको हम काउंट करते हैं तो आप इसको समझें कि डेनमार्क की जो वार्षिक खपत है फ्रेश वाटर की, उससे लगभग 3 गुना पानी इस बाढ़ में देखा गया। अब जरा देखें कि जिस एरिया में बाढ़ आई है या फिर कि जिस झील में ये बाढ़ आई है उसको नाम दिया जाता है कैटालिना झील। और
एडवर्ड वैली जो ग्लेशियर है ना, यहां पर 2 ग्लेशियर थे और 2 दशकों से ये जो झील थी, कैसे आई बाढ़ जरा समझिएगा कि एक झील है और इस झील के आजू बाजू जो ग्लेशियर हैं, नो डाउट कि उनका तापमान बहुत कम होगा और इनका तापमान कम होने के परिणाम स्वरूप ये झील जब इनके संपर्क में आई तो इसका जल भी हिमाच्छादित हो गया, अर्थात पानी में परिवर्तित हो गया। इसके कारण हुआ ये कि इसका जो अंदर का पानी था, यहां पर 25 मीटर लंबी या फिर 25 किलोमीटर लंबी सुरंग आपको देखने के लिए मिली। फिर जैसे जैसे ये ग्लेशियर मेल्ट हुए, इन ग्लेशियर के मेल्ट होने के कारण जब ये झील का पानी मेल्ट हुआ, क्योंकि इससे पहले जब किसी भी चीज को जमाया जाता है या फिर किसी भी पात्र पर रखकर किसी पानी को जब हिमाच्छादित किया जाता है, इसके तापमान में गिरावट लाई जाती है, तो आप जानते हैं कि गिरावट लाने पर थोड़ी सी ये श्रिंक होगी। और यहां पर जब ये पूरी झील यानी कि कैटालानियन झील हिमाच्छादित हो गई थी और वर्तमान में जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के कारण जब ये पिघली तो असल में यहां इतने अधिक मात्रा में पानी का जन्म हुआ या फिर इतनी अधिक मात्रा में पानी निकला कि वहां पर भले ही कोई नहीं रहता था, अर्थात वहां पर किसी प्रकार का मानवाधिवास नहीं था, परंतु जब बाढ़ आती है तो बाढ़ पूरे क्षेत्र को प्रभावित करती है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब मानव अधिवास नहीं था तो ग्रीनलैंड में आने वाली बाढ़ हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें, ये ग्रीनलैंड में पहली बार बाढ़ आई है और विश्व में यदि 3 बड़ी बाढ़ घटनाओं को देखा जाए तो इन 3 बड़ी बाढ़ घटनाओं में से अब एक हो गई है क्या, यह ग्रीनलैंड में आने वाली ग्लेशियर झील के कारण बाढ़। अब जरा समझिएगा कि ये एक और दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वर्तमान में मानव जिस हिसाब से ऊर्जा उत्सर्जन कर रहा है, या फिर यूं कहा जाए कि जो विभिन्न प्रकार के ऊर्जा संसाधन हैं, या कहा जाए कोयला है, या फिर कहा जाए जो ईंधन है, इनका उत्सर्जन कर रहा है। इस ईंधन के उत्सर्जन के कारण जो ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है, और ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होना ही एक प्रकार का परिणाम या फिर एक प्रकार का कारण बनता है जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के लिए। और यही जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के लिए जब ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्र में यह घटना हो सकती है, तो हिमालयन क्षेत्र जो कि इसी कैटेगरी में आता है, और यह विश्व का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके पर्वतपदीय क्षेत्रों पर आपको बहुत अधिक मानव अधिवास देखने के लिए मिलेगा, बहुत अधिक आपको यहां पर मानव जनित क्रियाएं देखने के लिए मिलेंगी। यूपी वाला एरिया हो, बिहार वाला एरिया हो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चाहे कोई सा भी एरिया हो, वो पूरी बेल्ट जो कि हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र में विस्तृत है, वहां पर भी यह घटना घटित हो सकती है। और यदि वहां पर यह घटना घटित हुई तो भाई आप जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, और उसमें भी यूपी और बिहार वाला सेक्शन में आपको बहुत अधिक सघन आबादी देखने के लिए मिलेगी। ग्रीनलैंड में उतनी अधिक आबादी है नहीं, 3 या 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। इसीलिए यहां पर बाढ़ का आना किसी प्रकार का आपदा का आप नाम नहीं दे सकते हैं। हां, आपदा में आप काउंट कर सकते हैं, परंतु आपदा बेसिकली वह होती है जिसके कारण मानव को, जैव विविधता को और पर्यावरण को हानि हो। यहां पर्यावरण को हानि हो रही है और पर्यावरण को हानि के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। इनके अध्ययन से हमें यह मालूम चलता है कि हिमालय और अन्य सभी क्षेत्र जो कि इसी के संदर्भ में इंपॉर्टेंट हैं, वहां पर यदि ऐसी बाढ़ आई तो उसका क्या परिणाम होगा और उसके लिए क्या मानव उपाय कर रहा है। यानी कि एक प्रकार के ये इंडिकेटर हैं कि सर वर्ल्ड में जितना ऊर्जा खपत हम कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा, जितनी गैसों को हम रिलीज कर रहे हैं, वास्तविकता में ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं और उसका परिणाम हमारे सामने इस ग्लेशियर फ्लड के रूप में देखने के लिए मिल रहा है। और इसको कंट्रोल किया जाना बहुत अधिक हद तक आवश्यक होता है। अर्थात डिजास्टर मैनेजमेंट में जब आप पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के कारण ग्लेशियर जनित बाढ़ आ रही हैं, उनका सह उदाहरण यहां पर प्रस्तुत है कि सर आप इसको नोट डाउन करें, नोट डाउन कर आप इसको वहां पर ऐड ऑन करें अपने नोट्स में, जहां पर भी आप ग्रीनलैंड और GLOF अर्थात ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर इस डेटा को ऐड ऑन करिएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना रिस्पेक्टिव जो रिस्पॉन्स है वो आप मुझे यहां पर दे सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।